दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो हमें बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय के पुराने ज़माने से लेकर आज की मॉडर्न बैंकिंग की दुनिया तक ले जाएगा। इस पूरी चर्चा में हम उन चीज़ों के पीछे का असली खेल समझेंगे जिनका इस्तेमाल हम रोज़ करते हैं, पैसा और उधार। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं। आज की हमारी चर्चा का स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ है। पहले हम देखेंगे पैसों से पहले की दुनिया, फिर करेंसी का विकास, उसके बाद मॉडर्न बैंकिंग का काम, फिर जानेंगे उधार के दो चेहरों के बारे में, फॉर्मल बनाम इनफॉर्मल लोन्स, और आखिर में बात करेंगे स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजीज की। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कैश या पैसे का कोई वजूद ही नहीं है। मान लीजिए जूते खरीदने हैं या कपड़े लेने हैं, लेकिन देने के लिए कोई करेंसी, कोई नोट या सिक्का है ही नहीं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। आज से हजारों साल पहले इंसानों की असल जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, बिफोर मनी द बार्टर सिस्टम। जब पैसा था ही नहीं, तब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधा सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे। लेकिन इस बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसका सीधा सा मतलब है कि दो लोगों के पास बिल्कुल वही सामान होना चाहिए जो सामने वाले को चाहिए। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी के पास जूते हैं और उसे गेहूं चाहिए, तो उसे एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं हो और जिसे इत्तेफाक से जूतों की ही जरूरत हो। अगर गेहूं वाले को जूते नहीं बल्कि मटके चाहिए तो डील कैंसिल। मतलब मुझे जो चाहिए वो तेरे पास हो और तुझे जो चाहिए वो मेरे पास हो। ये इत्तेफाक होना बहुत मुश्किल था। ऊपर से सब्जियों जैसे सामान के जल्दी खराब होने का डर अलग रहता था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या था? समाज ने इन सड़ती हुई सब्जियों और बेमेल जरूरतों की इतने बड़ी समस्या से कैसे छुटकारा पाया? कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां सही इंसान के मिलने का इंतजार ही न करना पड़े? और यहीं से आता है हमारा सेक्शन 2, इवोल्यूशन टू मॉडर्न करेंसी। इंसान ने इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक कमाल की चीज का आविष्कार किया, जिसे आज हम पैसा कहते हैं। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो प्राचीन काल में अनाज और जानवरों का इस्तेमाल पैसों की तरह होता था। फिर थोड़ा आगे बढ़ें तो लगभग 300 सीई के आसपास गुप्ता एम्पायर ने भारी सोने के सिक्के कलाए। ये असल में अपनी अमीरी और ताकत का दिखावा करने का एक तरीका था। लेकिन फिर 1300 सीई में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक भयानक गलती कर दी। उसने सोने चांदी की जगह आम कांसे यानी ब्रॉन्ज के सिक्के चला दिए। अब ब्रॉन्ज तो सबके पास था। नतीजा ये हुआ कि हर कोई अपने घर में ही सिक्के छापने लगा और पूरी अर्थव्यवस्था डूब गई। इन सब गलतियों से सीखते सीखते आखिरकार मॉडर्न पेपर नोट्स और टोकन करेंसी का जन्म हुआ। यहाँ पर दो बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इंट्रिंसिक वैल्यू बनाम टोकन वैल्यू। पुराने सोने के सिक्कों की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, यानी उस सिक्के को पिघलाने पर जो सोना मिलता था उसकी अपनी कीमत बहुत अधिक थी। लेकिन आज की करेंसी टोकन वैल्यू पर चलती है। मतलब 500 रुपए के नोट को बनाने वाले कागज की असली कीमत तो बस कुछ रुपए ही होती है, लेकिन उस पर छपी फेस वैल्यू के कारण वो 500 का होता है। अब आप कहेंगे कि यह सिस्टम क्यों जरूरी है? इसका जवाब इस बेहद मजेदार और हैरान करने वाले किस्से में छिपा है। एक समय था जब अपने मोटे वाले 5 रुपए के सिक्के भारी मात्रा में बांग्लादेश स्मगल किए जाने लगे थे। वहां लोग इन 5 रुपए के सिक्कों को पिघलाकर उनसे 6 शेविंग ब्लेड्स बनाते थे और हर ब्लेड 2-2 रुपए में बिकती थी। यानी 5 रुपए के सिक्के को पिघलाकर 12 रुपए बनाए जा रहे थे। लिटरली पैसा डबल। जब सिक्के की असली धातु की कीमत उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो बिल्कुल यही होता है। इसीलिए आज हम सस्ते धातु या कागज के टोकन कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हाउ मॉडर्न बैंकिंग वर्क्स। आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और हमारे रोजमर्रा के बैंक इस सारे पैसे को मैनेज कैसे करते हैं? बैंकों के काम करने का ये जो तरीका है ना, ये सच में बहुत ब्रिलियंट है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, बैंक आम जनता से पैसा जमा यानी डिपॉजिट करवाते हैं। स्टेप 2, अब मजेदार बात यह है कि बैंक सारा पैसा अपने पास नहीं रखते। वे इसमें से सिर्फ 15% अपने पास कैश रिजर्व में रखते हैं। ये इसलिए ताकि जो लोग रोज पैसे निकालने आए उन्हें खाली हाथ न लौटना पड़े। स्टेप 3,
बाकी का बचा हुआ 85% पैसा बैंक उन लोगों को लोन पर दे देते हैं जिन्हें बिजनेस या घर के लिए पैसों की जरूरत है। अब बैंक का फायदा कहाँ है? बैंक डिपॉजिट करने वालों को थोड़ा कम ब्याज देते हैं और लोन लेने वालों से ज्यादा ब्याज वसूलते हैं, और इन्हीं दोनों ब्याज दरों के बीच का जो अंतर है, बस वही बैंक का असली प्रॉफिट होता है। इसके अलावा बैंक हमें एक और बहुत शानदार सुविधा देते हैं, चेक। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को ये निर्देश देता है कि बिना कैश का इस्तेमाल किए सीधे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएं। जैसे सलीम नाम का एक जूता बनाने वाला अपने लेदर सप्लायर को बड़ी पेमेंट करने के लिए बैग भरकर कैश ले जाने का रिस्क नहीं उठाता। वो बस एक चेक काट कर देता है और बैंक पूरी सुरक्षा के साथ पैसे ट्रांसफर कर देता है। एकदम सिंपल और सेफ। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, द 2 फेसेस ऑफ क्रेडिट, यानी उधार के 2 चेहरे। हमेशा याद रखिए, क्रेडिट या लोन एक दोधारी तलवार की तरह होता है। इसे 2 कहानियों से समझते हैं। एक तरफ सलीम की सफलता की कहानी है। उसने अपने जूतों का बिजनेस बढ़ाने के लिए उधार लिया, समय पर बड़ा ऑर्डर पूरा किया और अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा लिया। यहां लोन ने एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया, मानो गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन दूसरी तरफ स्वप्ना की दुखद कहानी है। स्वप्ना एक किसान है जिसने खेती के लिए लोन लिया, लेकिन बदकिस्मती से मौसम की मार से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब अपना पुराना लोन चुकाने के लिए उसे नया लोन लेना पड़ा, और वो एक खौफनाक कर्ज के जाल यानी डेट ट्रैप में बुरी तरह फंस गई। आखिरकार उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा ही बेचना पड़ा। सेक्शन 5, फॉर्मल बनाम इनफॉर्मल लोन्स। अब ये तय कैसे होता है कि लोन सलीम की तरह वरदान बनेगा या स्वप्ना की तरह अभिशाप? ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि लोन आखिर लिया कहाँ से गया है। देखिए, जब फॉर्मल सेक्टर यानी किसी बैंक से लोन लिया जाता है तो उनकी कुछ कड़ी शर्तें होती हैं। इन्हें टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इसमें ब्याज दर, जरूरी कागजात यानी डॉक्यूमेंटेशन और रीपेमेंट का तरीका पहले से तय होता है। और इसमें सबसे जरूरी चीज होती है कोलैटरल। कोलैटरल का हिंदी मतलब है गिरवी रखना। बैंक कोई जमीन, घर या सोना गारंटी के तौर पर गिरवी रखने को कहता है, ताकि अगर कोई लोन ना चुका पाए तो बैंक उस सामान को बेचकर अपने पैसे वसूल सके। अगर हम इन दोनों सेक्टर्स को कंपेयर करें तो फॉर्मल सेक्टर जैसे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आरबीआई की कड़ी निगरानी में काम करते हैं। यहां ब्याज दरें कम होती हैं और किसी का शोषण नहीं होता। लेकिन यहां लोन लेने के लिए कोलैटरल यानी गिरवी रखने के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसमें साहूकार, रिश्तेदार और दोस्त आते हैं। यहां लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है बिना किसी कोलैटरल के, लेकिन इस पर किसी की कोई निगरानी नहीं होती। इनकी ब्याज दरें आसमान छूती हैं और सच कहें तो यही वो जगह है जो लोगों को कर्ज के जाल में फंसाती है। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि गरीब परिवारों का 85% लोन आज भी इनफॉर्मल सेक्टर से ही आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गरीब लोगों के पास बैंक को देने के लिए न तो प्रॉपर कागजात होते हैं और ना ही गिरवी रखने के लिए कोई कोलैटरल। बैंक उन्हें लोन देने से कतराते हैं, इसलिए उन्हें मजबूरन होकर गांव के साहूकारों के पास जाना पड़ता है, जो मनमाना ब्याज लगाकर उनका जमकर शोषण करते हैं। और अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। अमीर परिवारों की स्थिति एकदम उलट है। अमीर लोग अपना 90% लोन फॉर्मल सेक्टर यानी सुरक्षित बैंकों से लेते हैं। उनके पास गिरवी रखने के लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए उन्हें बहुत आसानी से और कम ब्याज पर पैसा मिल जाता है। इस डेटा से बिल्कुल साफ दिखता है कि हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, और इस इम्बैलेंस की सबसे भारी कीमत किसे चुकानी पड़ती है? सिर्फ और सिर्फ गरीबों को। तो क्या इस पूरी कहानी में कोई उम्मीद की किरण है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए लोन की इस समस्या का कोई समाधान है? जी हां, बिल्कुल है। और यही एंट्री होती है हमारे आखिरी सेक्शन की, सेक्शन 6, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHGs। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप असल में गांव के 15-20 लोगों, खासकर महिलाओं का एक छोटा सा समूह होता है। ये लोग मिलकर क्या करते हैं कि अपनी छोटी छोटी बचत को एक साथ जमा करते हैं, और जब भी ग्रुप के किसी सदस्य को पैसों की जरूरत होती है तो वे उसी जमा किए हुए पैसे में से उसे बहुत कम ब्याज पर लोन दे देते हैं, वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। ये ग्रुप्स महिलाओं को उन जालिम साहूकारों के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद कराते हैं। और इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या है पता है? अगर ये ग्रुप्स 1-2 साल तक अच्छी तरह काम करते हैं और पैसे जोड़ते हैं तो बैंक भी इन्हें सीधे तौर पर लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आइडिया अपने आप में कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 90 लाख। साल 2018 तक बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के 90 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके थे। इस शानदार और रेवोल्यूशनरी सेल्फ हेल्प मॉडल की शुरुआत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 1970 के दशक में की थी,
उनके इस बेमिसाल काम ने सच में लाखों महिलाओं को गरीबी के अंधेरे से बाहर निकाला और इसी अद्भुत योगदान के लिए उन्हें 2006 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो इस पूरे सफर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या अर्थशास्त्र का भविष्य महज सामुदायिक विश्वास यानी कम्युनिटी ट्रस्ट की ओर वापस लौटना है? जरा सोचिए, इंसान ने शुरुआत बार्टर सिस्टम से की थी, जहां एक दूसरे पर विश्वास बहुत जरूरी था। फिर हम सिक्कों, पेपर नोट्स और फॉर्मल बैंकिंग जैसी बड़ी बड़ी चीजों तक गए। लेकिन आज भी समाज के सबसे कमजोर तबके को वापस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उसी विश्वास और कम्युनिटी के सहारे की जरूरत पड़ रही है। देखा जाए तो अर्थशास्त्र हमेशा से इंसानी समस्याओं को सुलझाने का ही दूसरा नाम रहा है। इस दिलचस्प बात पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।